क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब और तेज हो चुका है? आज की सबसे बड़ी खबर इसी तनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई शुरू करने का दावा किया। अबू मूसा आइलैंड, बंदर अब्बास और चाबहार समेत कई रणनीतिक इलाकों में हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। चाबहार में बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी मिल रही है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की जा रही है। दूसरी ओर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया की निगाहें संघर्ष पर टिकी है। इस बीच मशहद में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने की खबरें भी जोरों पर हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए। आखिर इस सैन्य कार्रवाई के पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है? ईरान इसका क्या जवाब देगा? क्या यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है? और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की सप्लाई और भारत पर कितना पड़ने वाला है? ईरान पर लगातार अमेरिका द्वारा दूसरे दिन भी हमले हुए हैं। कई ठिकानों को अटैक किया गया है, जैसे कि चाबहार बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। कंट्रोल टावर पर हमला, ठप हुई है बिजली आपूर्ति। इसके अलावा अगर हम बुशहर की बात करते हो तो बुशहर में IRGC के ठिकानों पर अटैक हुआ है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित है। एरोस्पेस फोर्स बेस में भी आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से ईरान में अमेरिकी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने अटैक किया है। बैकड्रॉप में 60 दिन की बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके कि वो सीधे तौर पर ईरान से किसी तरह की बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर वो दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरीके से जहाजों को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, ईरान का तर्क है कि उसके बताए गए रूट को फॉलो नहीं किया जा रहा, ऐसे में सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता है, और उसने उसके बाद अटैक किया, जिसका जवाब अब अमेरिका दे रहा है। ईरान शहर मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। बेस पर कई भीषण विस्फोट हुए हैं। अगर हम अकाला की बात करते हैं, रेलवे के पुल पर हमला हुआ है। कोणार्क में सैन्य और रडार ठिकानों पर अटैक किया गया है। कुल मिलाकर यहां पर जो स्थिति है वो एक बार फिर से संघर्षपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल देवानंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवानंद जी आपका रुख कर लेते हैं। ये जो स्थितियां बन रही हैं, अमेरिका जिस तरीके से दूसरे दिन भी अटैक करता रहा, अब इसके बाद क्या ये जो 60 दिन की बातचीत है, जिसके जरिए ये समझा गया था कि शायद अब युद्ध विराम हो जाएगा, दोनों देश एक पेज पर आ जाएंगे, उस पर संकट के बादल? जी नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद और प्रणाम। आपके सवाल का जवाब दूं तो मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे सीधा जवाब देना पड़े तो ऐसा है कि अब IRGC के दिन गिने चुने हैं। उनकी जो दुनिया के अंदर वो एक तरह ईरान के नाम को इस्तेमाल कर कर दुनिया का ब्लैकमेल कर रहे थे, जो इन्होंने 7 जुलाई को 3 जहाजों पर हमला करके अपनी कब्र खो दी है, मैं मानता हूं उसका जवाब अमेरिका दे चुका है। हाँ, ये है कि युद्ध कितना चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये तो भविष्य की गर्द में ही छिपा है। लेकिन एक बात सत्य है कि अमेरिका को वो कारण मिल गया जिसके ऊपर, और बात भी सही है, देखिए इन्होंने समझौता किया था 60 दिन तक हम इंटरनेशनल वाटर्स को, जो कानून का दायरा पहले था उसके अंतर्गत रहेंगे, और साइन किया था इनके प्रेसिडेंट ने। आप देखिए कि पेजेस्कियन साहब ने साइन किया था, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। उसके बाद आकर के ऐसा होना तो यकीनन, और इससे 2 चीज निकल करके आती हैं। पहली चीज ये है कि देखिए जो ईरान का पावर स्ट्रगल है, आज आपने खुद में बताया 9 तारीख है, और जिस प्रकार से IRGC ने इसको पॉलिटिकल टूल के इस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि सारी इस्लामिक आस्थाओं के मद्देनजर इन्होंने लास्ट राइट्स नहीं किए धर्मगुरु के, इन्होंने इनके बाम करके रखा है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, तो बहुत सारे उन्होंने किया है, पर वो पॉलिटिकल किया है। अब पावर स्ट्रगल क्या हो रहा है, देखिए एक तरफ जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जो गवर्नेंस का सिस्टम है, वो समझौता करते हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो अपने धर्मगुरु के प्रति वफादार रहती है, वो ईरान की सेना नहीं है। ये देश पता नहीं दुनिया में अभी तक लोगों को समझने में क्यों दिक्कत आ रही है।
और आईआरजीसी ने जिस प्रकार से अपना ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, और वो इसीलिए बनाया था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं माने तो हम इंडिपेंडेंटली हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उनको ईरान से प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। हॉर्मुज के अंदर तेल का कंट्रोल आईआरजीसी करती है। और आखिर बात अगर आप देखें, कल के दिन सारे जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जितने जमावड़े हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और जितने भी इनके शिया मिलिशियाज हैं, वहां मौजूद खड़े थे अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े लीडर्स के साथ। ये दर्शाता है, और उन्होंने जिस प्रकार से जहाजों के ऊपर फायर करके सीज फायर को तोड़ा है, मैं मानता हूं ट्रंप के पास कोई चारा ही नहीं बचा है। और वैसे भी देखिए, जो ये इन्होंने जो बरसाए हैं गोले मिसाइल्स, वो ओमन के वाटर में, यानी इनको कोई पूछे कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना है। ओमान के पानी के अंदर से जहाज जा रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने फायर किया है। मैं ये मानता हूं जो इनका पावर स्ट्रगल है, पॉलिटिकल ईरान और आईआरजीसी ईरान, उनका स्ट्रगल चरम पर है। और ये दिखाना चाह रहे हैं इनके अंतिम संस्कार से कि हम पावर कंट्रोल में हैं, और समय बताएगा। पर अमेरिका द्वारा फैसला किया गया बिल्कुल सही है, और नाटो द्वारा ट्रंप को पहली बार समर्थन किया गया है कि देखिए ईरान ने इसकी संधि का उल्लंघन करते हुए या आईआरजीसी ने जो काम किया उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में मैं युद्ध भयंकर नहीं देख रहा हूं, मैं अंत देख रहा हूं ईरान के उस पावर सेंटर का जिसको हम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से जानते हैं। लोग इसको ईरान के पावर की तरफ से जानते हैं। सर, अगर ऐसा मेरा होगा तो उससे पहले एस्केलेशन जबरदस्त तरीके से होगी। एक बार दर्शकों को बताते चले, सेंटकॉम ने ईरान पर नए हमलों की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिकी स्ट्राइक मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर बड़ा अटैक हुआ है। नौसैनिक संस्थानों संसाधनों को भी निशाना बनाया गया। तो देखिए किस तरीके से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। सेंटकॉम ने बाकायदा इस बात की पुष्टि कर दी है, ईरान पर नए हमलों की पुष्टि की गई है। 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिकी स्ट्राइक। यूके देवनाथ जी, अभी जैसे कि कर्नल साहब ने जिक्र किया कि वो अंत देख रहे हैं आईआरजीसी का, आपका क्या मानना है? क्या अब एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और वो जो बैकड्रॉप में बातचीत चल रही है वो बातचीत नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उभय पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ये हमले बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही छोटे हमले हो रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जो हमले कर रहा है अभी, वो किसके ऊपर कर रहा है? ईरान के जो कोस्टल एरियाज में कर रहा है, बंदरगाह वाले क्षेत्रों में कर रहा है। अभी तक वो उत्तरी ईरान, मध्य ईरान पर हमले नहीं कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका ने अभी तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर कोई हमला नहीं किया है। तो ये हालात वैसे ही हैं जैसे कि आज से 10 दिन पहले थे या 4 जुलाई तक थे, कि उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे हमले कर रहा था। क्या ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अपना पूरा ध्यान अमेरिका की इलेक्शन की तरफ दे रहे हैं। इलेक्शन वहाँ अक्टूबर के महीने में है, 3 महीने दूर। और अमेरिका में ना सिर्फ डेमोक्रेट्स वरन रिपब्लिकन पार्टी के भी बहुत सपोर्टर्स जो हैं इस युद्ध को नहीं चाहते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास? हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर स्थिति को देखें तो आपको ऑप्शन क्या नजर आता है? भाई 60 दिन की बातचीत का वक्त था, ऐसे में ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था, ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या है? कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएगा? मोनिका जी, अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो ईरान का कहना माने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ईरान के हवाले कर दे। देखो मोनिका, हम याद कर सकते हैं लाल सागर में किस तरह से सुडान से जलदस्यु आकर अरब सागर के टचिंग एरियाज में 4 साल तक उन्होंने समुद्री डाकुओं ने राज किया। अमेरिका की नेवी, यूरोप की नेवी, इंडियन नेवी, हमने सबने 4 साल तक इन जलदस्युओं को सूडान से जो आते थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। कोई भी नेवी सक्सेसफुल नहीं हुई।
तो अमेरिका अगर ये सोचे कि वो इन बंदरगाहों पर बम गिरा गिरा कर जी ईरान की ये छोटी छोटी मिसाइलों के हमले शिप्स पर रोक सकता है, तो उसका मतलब है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप ईरान को रोक नहीं सकते। ईरान जब चाहे यहीं से छोटे छोटे रॉकेट मिसाइल फायर करता रहेगा। ये समझना पड़ेगा कि ये रॉकेट मिसाइल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, ये महज 4 से 8 फीट लंबे होते हैं और इनमें छोटा वॉरहेड लगा होता है 5-10 किलो का, और ईरान कहीं भी जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए कोई बहुत बड़े लॉन्चर बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समुद्र के आसपास कहीं भी तटीय क्षेत्र से इन रॉकेट्स को, मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। ये एक तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर है समुद्र में। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसे देना ही पड़ेगा ईरान को। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी स्वागत है। अब ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये जो 60 दिनों की बातचीत है इस पर इंपैक्ट होगा, या फिर अब सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात होगी, क्योंकि पेज फिर वहीं आकर अटक गया है और अभी जो स्थिति है काफी नाजुक बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं भाई हमने अटैक किया है, अब मार्केट पर इसका इंपैक्ट है और ऐसे में ऊर्जा सेक्टर पर एक बार फिर से इंपैक्ट हो सकता है। यानी अब सबसे पहले यही डिसाइड होगा कि भाई करना क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान को अलाउ करना है या नहीं करना है, ये कैसे? मोनिका जी नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, एक चीज कंफर्म है कि अमेरिका ईरान को इंगेज रखेगा। अगर ईरान समझ नहीं पा रहा है तो उसकी बेवकूफी है। जब तक एक मीडियोकर सोच की गवर्नमेंट वहां पे नहीं आएगी तब तक वहां पे इस समय ईरान पूरी तरह से डिवाइडेड है। एक पक्ष जो है वो 1979 वाला जो पक्ष था उसके लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो है अब्बासी और उस राष्ट्रपति और खलीबाफ। एक तरफ आईआरजीसी है जिसके पास अब ईरान के लिए सर्वाइवल की बात नहीं है, अब आईआरजीसी के लिए सर्वाइवल की बात है, क्योंकि खुमैनी परिवार अब रहा नहीं, मुस्तफा का कोई पता नहीं। अब आईआरजीसी या तो अपने जो बचे खुचे ऑडियंस है, जो उसके समर्थक है, उनको दिखाने के लिए अपना फायर करती रहे और अपने आप को बचाए। अगर जैसे ईरान में अमेरिका घुसेगा, चाहे वो $30 बिलियन के हिसाब से, चाहे 24 बिलियन आइटम, उसके बाद वो आईआरजीसी से खात्मा कर देगा, चाहे वो इंटेलिजेंस के थ्रू, चाहे वहां की पब्लिक का माइंडसेट चेंज करके वो कर देगा। तो आईआरजीसी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। पब्लिक का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश डॉक्टर गुप्ता पहले भी अमेरिका ने की थी, लेकिन वो कहां हुआ। बहुत कोशिश की गई कि गृह युद्ध छेड़ दें, वहां के लोग सड़कों पर तो थे, निश्चित तौर पर अलग तरह का क्राइसिस था, लेकिन इस युद्ध के बाद तो मुझे लगता है वो प्रोटेस्ट भी अलग उनका स्वरूप जो है वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं लोग वो समझ गए कि अमेरिका इजराइल हमारे दुश्मन है, वो हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो क्राइसिस नए सिरे से उत्पन्न हुआ है बेसिक नीड्स का, वो अमेरिका और इजराइल द्वारा दिया गया है। देखिए, ये जो परसेप्शन है, ये हमारा जो नैरेटिव नहीं, ऐसे 50% लोग ईरान में नहीं चाहते खुमैनी परिवार को। अदरवाइज आप सोचिए कि छोटा सा जैसे 9 करोड़ जनसंख्या है, एक दंगे में 20-20 हजार लोग मारे जा सकते हैं। भारत में अगर 20 लोग मार दिए जाए तो पूरा भारत जो है आप समझ लीजिए कि पूरा न्यूज से भर जाएगा। 20,000, इसका मतलब उसके अंदर कितना खुमैनी परिवार के खिलाफ हेट्रेड है, और वो चीज पूरे ईरान के लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ खुमैनी परिवार, आईआरजीसी का जिस तरह रेडिकलिज्म का लाया गया, उसकी वजह से हम लोग मिडिल ईस्ट में कितने पीछे गए हैं। वही यूएई, सऊदी अरबिया कहां चले गए। आज वो केवल 25% अपनी इकोनॉमी को तेल से निकालते हैं और आज हम ईरान 78% अपनी इकोनॉमी केवल तेल से निकालता है। तो सबको पता है कि जो है यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको यहाँ पे रोजगार चाहिए, हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। और मैं बता दूं कि अमेरिकन इकोनॉमी और चाहे फ्रांस इकोनॉमी, चाहे स्पेन, पुर्तगीज, जो भी जहां पे रहे हैं, जहां भी इन्वॉल्व रहे हैं, वो देश आज भी देखिए, चाहे वो अमेरिका, चाहे साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, दोनों युद्ध में अमेरिका किसके साथ था? साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया आज कहां पे है? इजराइल और अमेरिका के साथ है। आज वो डिफेंस प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री चल रहा है, फ्रांस और इजराइल के साथ। आप अगर जापान को देख लीजिए, वो अमेरिका के साथ रहा, आज कहां पहुंच गए? दुनिया की 3rd-4th इकोनॉमी है। आप मिडिल ईस्ट, लेकिन सर और भी तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आपने एग्जांपल दिए, मैं मानती हूं, लेकिन और भी एग्जांपल थे जहां पर अमेरिका का हस्तक्षेप रहा और उनकी स्थिति क्या हो गई। अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए। कर्नल देवानंद, आपका क्या मानना है? आपने कहा कि आईआरजीसी का खात्मा हो जाएगा, सो आपको लग रहा है अभी वो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अमेरिका फुल फ्लेजेड जो है ग्राउंड लेवल पर उतर आएगा और आईआरजीसी को मिटाकर ही जो है एक तरीके से अगर हम देखें चीजें हासिल हो पाएंगी?
मोनिका जी देखिए, मैं एक सैनिक रहा हूँ, मैं भी वो पैदल सैनिक रहा हूँ, तो मुझे युद्ध का और इस तरह के जो इंसर्जेंसीज होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, उसका लंबा 40 साल का मुझे मेरे तजुर्बा है। और मैं उसी तजुर्बे के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना कि देखिए दो विद्वान बैठे हैं, एक रिसर्च वाले विद्वान हैं, एक एयरफोर्स के विद्वान हैं। तो मैं दोनों के अपनी अपनी बातें सही हो सकती है, पर जो आपके सवाल पे अगर मैं आऊं, देखिए युद्ध का वैसे तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कल क्या होगा, किस देश के क्या पैमाने, कोई पब्लिक में अनाउंस करके थोड़ी आता है साहब, जब भी युद्ध करते हैं। और तीसरी बात साहब देखिए, जब युद्ध हो रहा है तो मंदिर का प्रसाद तो है नहीं कि वहां कोई आदमी मरेंगे नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, आर्थिक नुकसान नहीं होगा, मौतें नहीं होंगी। ये ऑल चीजें इनबिल्ट होती हैं युद्ध के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है, लाइक जो भी छोटा मोटा देखा है। और उसके बाद जिस प्रकार से अभी हमारे साथी बता रहे थे कि कोस्टल एरिया के ऊपर छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। देखिए कोस्टल एरिया क्या है, इसमें जो खर्ग है, केशव आइलैंड है, इन पे हमले अमेरिका ने करके, जो कल रात की खबर जो जितना मैं समझ पाया, उन्होंने उनको बिल्कुल जमी दोष कर दिया। क्यों किया है? वहां से 90% उनकी इकोनॉमी फ्लो होती है ईरान की। डीप ईरान में क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा मिलिटरीली? और जब तेल का उनका एक्सपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आईआरजीसी की कमर टूटेगी। ईरान के नागरिक, जैसे अभी हमारे गुप्ता साहब बता रहे थे कि पब्लिक का कितनी सपोर्ट है ये कहना कठिन है, क्योंकि वहां तो सब बैन है। वही बाहर आती हैं क्लिप्स, या तो ईरान जो आईआरजीसी द्वारा खरीदे हुए मीडिया के लोग हैं, या वो लोग हैं जो उनके आईआरजीसी चाहती है। पब्लिक का तो ओपिनियन कहीं है नहीं ना, तो वो क्वेश्चन मार्क है। और जहां तक इलेक्शंस की बात है अमेरिका में, मैं एक बात बताना चाहूंगा, इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो लड़ाई अपनी जमीन पे तो लड़ते नहीं, वो दूसरे देशों में जाके लड़ते हैं, और एंड में वो इस तरह, बिकॉज ही इज ए सुप्रीम कमांडर, उसको फैसले लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस विचार से कभी भी सहमत नहीं हूं कि अमेरिका आईआरजीसी को कंट्रोल दे देगा। बाकी दुनिया कोई अमेरिका की गुलाम थोड़ी ना है। आईआरजीसी को हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं दिया जा सकता। और ये अगर दादागिरी करेंगे, और मैं मानता हूं भारत में भी आजकल एक नैरेटिव चल रहा है कुछ लोगों का, जो बहुत सारे सर वो तो पहले से, अगर हम देखें पहले से वहां पर किसी का कंट्रोल नहीं था, ये जिनने तो अमेरिका का ही उत्पन्न किया हुआ है। इससे पहले कौन हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहा था? मैं सर आपके पास लौटूंगी, एक अपडेट जरा दर्शकों से साझा कर ले। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की खबर, 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर दागी गई है मिसाइल, अमेरिकी हमलों का बारूदी जवाब। अमेरिकी नेवी के ठिकाने पर कई धमाके हुए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक, 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी गई है, अमेरिकी हमलों का बारूदी जवाब। अमेरिकी नेवी के ठिकाने पर कई धमाके हुए। एक देखना चाहिए एक और चीज, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं सुपुर्दे खाक भी किया जा रहा है तुलाली खामने को, वहां पर भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे या फिर इजराइल मुर्दाबाद के नारे, वो एक आक्रोश अलग है, मान सकते हैं। हालांकि उसमें ईरान के राष्ट्रपति को लेकर भी नारेबाजी हुई है कि गद्दार हैं और इस तरह की बातें। बहरहाल वो एक अलग सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो ये हम देख रहे हैं जहां पर एस्केलेशन नजर आ रही है। इन सब के बीच आपको क्या लग रहा है, अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है? ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत चलती रहेगी, जैसे कि आपने कहा कि अटैक्स उस इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या अब ईरान की तरफ से ये इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी या फिर कहा जाए कि प्रोवोकेटिव कार्रवाई की जाएगी अमेरिका के अगेंस्ट या फिर डायरेक्टली इजराइल पर? मोनिका जी, क्या ईरान डायरेक्टली अमेरिका की मुख्य भूमि पर हमला कर सकता है? उनके पास इस तरह की कोई मिसाइल नहीं है जो कि अमेरिका की मुख्य भूमि तक जा सके। उन्होंने बीच में कोशिश की थी, एक 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल, एक्सपेरिमेंटल मिसाइल थी वो, उसको दिएगो गार्सिया की तरफ लॉन्च किया था, लेकिन वो मध्य समुद्र में ही स्प्लैश हो गई। ईरान के पास इजराइल पर हमला करने के लिए मिसाइलें हैं, जैसा कि वो 40 दिन के युद्ध में 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक इस्तेमाल करता रहा। फिलहाल ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि वह इजराइल पर हमला ना करे। इसका बहुत बड़ा कारण है कि ईरान को मालूम है कि वो कंबाइंड ताकत जो है अमेरिका की और इजराइल की है, उसको झेल नहीं पाएगा। इसीलिए फिलहाल ईरान इजराइल को छेड़ नहीं रहा है। उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि जब तक इजराइल अपनी बमबारी ईरान पर नहीं करता, तब
तक ईरान भी कोई जवाबी कार्रवाई इजराइल पर नहीं करेगा। अब ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है मोनिका जी? 8 अप्रैल से लेकर 4 जुलाई तक इसी तरह के हमले हो रहे थे लगातार। 8 अप्रैल से लेकर 4 जुलाई तक अगर आप देखें, शिप्स पर भी हमले हो रहे थे। अमेरिका की नेवी भी शिप्स पर हमले कर रहे थे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 3 तो भारतीय जहाजों पर अमेरिका की नेवी ने हमले किए, राइट। और एक हमले में भारतीय सेलर की मौत भी हो गई, जिसका कि जवाब अभी तक अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हमारे विदेश मंत्रालय के जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। तो ये होगा क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ही आज आयतुल्ला अली खमेनी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, 10 और 11 कल परसों तक जितने ये 70 देशों से प्रतिनिधि और वीवीआईपीज आए हैं, ये अपने अपने देश लौट जाएंगे। 11 जुलाई तक ईरान का स्पेस क्लियर हो जाएगा। ईरान का जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल तंत्र है, डिप्लोमेटिक कैडर है, उसके बाद वो अपना ध्यान लगा पाएगा बातचीत की तरफ। बातचीत 12-13 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, पक्की होगी, और अमेरिका के नुमाइंदे भी वहां पर या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वहां पर आएंगे। अब मार्को रूबियो आते हैं या कोई छुटभैया कुशनर वगैरह आते हैं, ये अलग बात है। ठीक है। होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि मैं बॉम्ब गिरा दूंगा, वो तो बॉम्ब तो 40 दिन तक गिरा चुके। 32,000 बॉम्ब गिराए अमेरिकन पेंटागन के स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अभी क्या करेंगे? और क्या? परमाणु बम गिरा नहीं सकते, तो और क्या कर सकती है अमेरिका? के पास कोई 4 ऑप्शन नहीं है। 4 दिन और बॉम्ब गिरा लेंगे, 4000 बॉम्ब और गिरा लेंगे, उससे इराक को क्या फर्क पड़ता है? देखिए मोनिका जी, वहां मिडिल ईस्ट में जो अरब लोग हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम गजा की बात अगर सोचें, वो एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पे गजा में इजराइल ने 80,000, आज की तारीख में 82,000 लोगों को मार दिया बॉम्ब गिराकर। सही या गलत वो अलग बात है। गजा में जो कि दिल्ली से 1/4 एरिया है, आज तक इजराइल ने 66,000 बिल्डिंग को गिरा दिया है। 10-10 मंजिलें, 8-8 मंजिलें बिल्डिंग को गिरा दिया है जी। तो क्या उसके बाद हमास ने या गजा के अरब सर इस हिसाब से तो ये मैटर फिर वहीं शून्य पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अटैक्स पहले भी हो रहे थे, स्ट्राइक्स पहले भी हो रही थी, और तब भी बातचीत बैक चैनल चल रही थी, नतीजा नहीं निकल रहा था। कुछ वैसी स्थिति एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, राय साझा करने के लिए। तो लगातार ये अटैक्स जो है वो जारी हैं अमेरिका की तरफ से, क्योंकि होर्मुज में जो स्थिति बनी हुई है अमेरिका उसके खिलाफ है, और कहीं ना कहीं वो अग्रेशन कहिए या फ्रस्ट्रेशन कहिए वो डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है कि क्यों ईरान अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सवाल ये है कि वो 60 दिनों की बातचीत चलती रहेगी या फिर उस पर भी कोई इंपैक्ट आएगा, या फिर वहां सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही डिस्कशन होगा। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।